everyone, welcome back to NEET iQuanta. कैसे हैं आप सब? My name is Kriti and today we are going to solve GOC question. Very important questions है. मतलब अगर आप शुरू से एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं. बस आपको क्या करना है, जैसे ही आपने वीडियो को प्ले किया आप अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करती जा रही हूँ आप वैसे वैसे क्वेश्चन को लगाते जाइए. आई विल बी टीचिंग यू अबाउट कि कैसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि एज यू नो नीट में ऑर्गेनिक का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है. हमेशा से ऑर्गेनिक का पोर्शन अ लिटिल बिट हायर देन एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल. तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाए तो अभी से जो भी आपकी इश्यूज है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है वाइल सॉल्विंग ऑर्गेनिक क्वेश्चन, इन वीडियो से सॉल्व कर लो. हर बार हर वीक एक नई नई वीडियो लाई जाएगी, एक फिजिकल की, इनऑर्गेनिक की, एक ऑर्गेनिक की, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट अभी से क्लियर हो जाए. वी हैव स्टिल टाइम जहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. वेरी बेसिक क्वेश्चन जहाँ पे हमें पहचानना है कि हमारे पास एक मैच द फॉलोइंग ऑप्शन है and we have an option like carbocation, carbon free radical, nucleophile, electrophiles. ठीक है, तो ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं. और अगर हम बात करें कार्बोकटाइन की, तो कार्बोकटाइन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोकटाइन? एक कार्बोकटाइन को हम ऐसे बना सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं ये एक कार्बोकटाइन है, राइट? ये किस तरह का दिखने वाली स्पीशी है? दिस इज अ sp2 प्लेनर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी. किसकी तरह ये काम करता है? इट एक्ट एज एन इंटरमीडिएट. किसकी तरह काम करता है? इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, राइट? तो स्पीशीज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन विद empty p ऑर्बिटल. अब देखो sp2 ऑर्बिटल है. अगर हम बात करें नॉर्मल कार्बन की, मतलब अगर जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो वो sp3 होता है, राइट? अगर उसने एक बॉन्ड ब्रेक किया तो इफ इट चेंजिंग इनटू sp तो हमारे पास एक p ऑर्बिटल क्या आ जाता है? empty. ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन हो गया 3. ठीक है, एक ऑप्शन 3 आ गया. अब जो ये मैच द फॉलोइंग होते हैं ना, इसमें तुम्हारा 50% तो कंप्लीट हो जाता है. 50% मतलब वहीं खत्म हो जाता है. जैसे ये दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं. अब हमें सेलेक्ट करना है सी और डी में से. अब देखते हैं कार्बन फ्री रेडिकल. अब कार्बन फ्री रेडिकल की बात करी जाए तो कार्बन फ्री रेडिकल इज, जैसे अगर मैं इसको बोल सकती हूँ, इट इज मेड अप ऑफ 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन. तो कार्बन फ्री रेडिकल जो होता है ना, इट इज मेड अप ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन की स्पीशी है. और ये जो स्पीशी है इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. दिस कैन बी sp2 sp3, बट sp2 ही स्पीशी होती है, sp3 इतना नहीं. हाँ, कार्बन फ्री रेडिकल हमारा क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ये भी क्या है? ये भी एक इंटरमीडिएट की तरह काम करती है और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर है. कार्बोकटाइन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बन रेडिकल भी हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. क्यों? क्योंकि एक स्पीशी को देखो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर सारी बातें तो सही नहीं बता पाया था, बट कुछ कुछ चीज़ें उसका भी सही था कि ऑक्टेट कंप्लीशन होना भी एक ज़रूरी है, जिसमें कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है. तो ए का आ चुका है 3, बी का आ चुका है 4, और दोनों ऑप्शन में एक्चुअली अब तक तो वही है. अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल एज द वर्ड अगर हम इसको ब्रेक करें, इट इज व्हाट? न्यूक्लियो प्लस फाइल, मतलब न्यूक्लियस लविंग. ठीक है, जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं उनके पास क्या होते हैं? अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन टू डोनेट. तो ये वो स्पीशीज है जो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है. तो हम न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, दे आर न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, दे कैन बी ऑफ नेगेटिव चार्ज, दे कैन बी ऑफ न्यूट्रल. तो स्पीशीज दैट कैन सप्लाई अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल. एंड इलेक्ट्रोफाइल एज अ वर्ड इंडिकेट इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग. तो अगर इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? डेफिशिएंट होंगे. तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, दे कैन बी ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड दे कैन बी ऑफ न्यूट्रल. तो हमारा ऑप्शन हो जाता है सी. ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का
2. Is this correct to everyone? Shall we move to the next question now? चलिए, next है the descending order of the basicity of the following amines. amines की basicity हमें बनानी है, तो definitely electron donating species कौन से होने वाली है? यहाँ होने वाली है, करेक्ट. ये दोनों मतलब ये सारे इन पेयर में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले. ओ एक और है, देयर इज वन मोर, राइट. हमें पहचानना है कि इनमें से सबसे अच्छा बेसिक और सबसे कम बेसिक कौन सा है. बेसिकली उसी की रेंज पूछिए फ्रॉम हायर टू लोअर. तो अगर हम बात करें, लेट्स से मैं एक बार दोबारा बनाती हूँ, क्योंकि मैं जब दोबारा स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो मुझे उसकी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है. तो जब भी तुम्हें डायग्राम हो तो बेटर है कि तुम उस पर ज़्यादा बनाओ, क्योंकि क्या होता है कि बनाते समय हमें थोड़ा और उसके बारे में पता लगने लगता है कि लाइक जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, मुझे पता लगा कि यार इसके इलेक्ट्रॉन तो रेजोनेंस में पार्ट करने वाले हैं, तो इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे. ये क्या है? ये डी लोकलाइज्ड है, और डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन लेस बेसिक बन जाते हैं. क्यों? बेसिसिटी होने के लिए, फॉर बेसिसिटी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी available, right? localized electron should be available, right? तो अब ये हो चुका है, right? अब सेकंड में बात करते हैं. सेकंड के भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, वो भी रेजोनेंस का पार्ट है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है OMe, और OMe क्या करता है, वो प्लस M नेचर दिखाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. तो थोड़ा बहुत हम ये बोल सकते हैं कि इसके कंपेरेटिवली ये रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा है, नाइट्रोजन को थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, राइट. अब बात कर लेते हैं सी की. अब सी हमारे पास है, हाँ, और इसके साथ जुड़ा हुआ है NO2. अब NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो और भी खींचेगा, लीस्ट बना देगा, लीस्ट अवेलेबल इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन, मतलब और भी कम उसको इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए बना देगा. अब आ जाता है हमारे पास CH3NH2. तो ये अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है. यहाँ पे ना ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, CH3 भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं. और एक और ग्रुप है हमारे पास जहाँ पे 2 CH3 अटैच्ड है, तो ये भी इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, करेक्ट. तो हमारे पास जो अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं वो कौन से बन जाते हैं हमारे पास? जैसे E बन जाता है, E बन जाता है, करेक्ट. हमारे पास ना ही वो रेजोनेंस में पार्ट कर रहा है, तो E हमारा सबसे अच्छा हो गया. और मैं ये बोल सकती हूँ कि लीस्ट वाला जो हो गया वो C है, ठीक है. लीस्ट वाला हमारा क्या हो गया? C हो गया. तो अब देखो B एंड C दोनों के केसेस बन रहे हैं. B एंड C दोनों में E और C है. E के बाद हम D बोल सकते हैं, D भी दोनों में सेम है. बचा A और B का कंडीशन. मैंने तुम्हें बताया कि A B में यहाँ पे क्या, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डोनेशन OMe के थ्रू हो रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बना रहा है, तो हम बोलेंगे B उसका ज़्यादा, फिर A, करेक्ट. तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? C. आई होप इज इट क्लियर कि बेसिसिटी में हमें चाहिए लोकलाइज इलेक्ट्रॉन पेयर, हाई नंबर ऑफ पेयर, या फिर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. तुम किसी भी तरीके से बेसिसिटी डिफाइन कर लो, या तो हम बोल सकते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, या फिर हम बोल सकते हैं कि सम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड, है ना. कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो और फेवर करेगा फॉर बेसिसिटी, करेक्ट. इजी है ना. देखो थोड़ा बहुत जब शुरू में हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं क्वेश्चन की, तो थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, बट टाइम लग रहा है और अगर आंसर सही आ रहा है तो दैट इज़ अ गुड अप्रोच. वो अप्रोच सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है. विद टाइम योर स्पीड विल ऑल्सो इंक्रीज. हमें स्टार्टिंग में किस में काम करना होता है? एक्यूरेसी पे काम करना होता है. ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव products obtained from the complete ozonolysis of a given compound. तो पहले बताओ ओजोनोलिसिस का मतलब क्या है? ब्रेकिंग in presence
ऑफ ओजोन। और ओजोन जो है ना वो एक क्या है, इट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, मतलब उसको क्या करना है, कोई न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करना है। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो कौन सा है आपका, एल्कीन है, राइट। एल्कीन इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ओजोनोलिसिस में क्या होता है, देखो दो तरह की ओजोनोलिसिस होती है, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना। एक होती है ऑक्सीडेटिव, ठीक है, और एक होती है रिडक्टिव। मतलब बेसिकली ऑक्सीडेटिव में बनने वाले दो ही प्रोडक्ट होंगे, कौन कौन से, या तो हमारा बनेगा कीटोन या फिर हमारा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन बनेंगे। रिडक्टिव में हमारे पास या तो प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड या बनेगा कीटोन। मतलब ये हो सकता है कि दोनों, हमने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया तो दो कीटोन आ रहे हैं, हमने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहे हैं, या हमने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया तो एक कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है। वैसे रिडक्टिव में अगर हमने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया तो एक एल्डिहाइड कीटोन आया, दोनों एल्डिहाइड आए या दोनों कीटोन आए। अब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब हो सकता है, जब उसमें ना ही कोई पीओएस हो ना ही कोई सीओएस। सिंपल एक तरीके से चीज़ों को समझते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और दोज कंपाउंड विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड राइट इनटू डिफरेंट डायरेक्शन, राइट और लेफ्ट। तो तब हम जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, जो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाता है वो ऑप्टिकली आइसोमर होता है, ठीक है। द प्रॉपर्टी of element which can rotate the plane polarized light into different direction, those compound will be treated as optically active compound and the phenomenon is shown by optical isomerism। तो एक काम करते हैं, बहुत सिंपल है, देखो जहाँ जहाँ पाई बॉन्ड है ना वहाँ हमें ब्रेक करना है, यहाँ ब्रेक करना है, ठीक है। तो अब इस कार्बन पे ऑक्सीजन लगाना है, इस कार्बन पे ऑक्सीजन लगाना है, और ऑक्सीजन कैसे जुड़ता है, डबल बॉन्डेड जुड़ता है। तो मान लो ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड H, करेक्ट, फर्स्ट पार्ट। अब क्या बचा, C डबल बॉन्ड H, ये हमारा एक कायरल कार्बन, CH3 कायरल अभी मैं नहीं बोलूँगी, रुको, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, कार्बन COH, ये बन गया हमारा दूसरा कंपाउंड, ये बन गया हमारा दूसरा कंपाउंड, ये रहा हमारा तीसरा कंपाउंड। तीसरा कंपाउंड कैसे है, C डबल बॉन्ड H, ठीक है, C डबल बॉन्ड H, हाइड्रोजन CH3 C डबल बॉन्ड H, ये रहा हमारा थर्ड कंपाउंड, और ये रहा हमारा फोर्थ कंपाउंड, ठीक है। दिस इज आवर फोर्थ कंपाउंड। अब देखने हैं कि द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हमें इसमें मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वैसा सच नहीं आ रहा है, हमें क्या देखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या ये बताओ, क्या यहाँ पे मतलब कोई कायरल कार्बन आ रहा है, कोई एसिमेट्रिक कार्बन आ रहा है क्या। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब होता है जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच। डबल बॉन्ड में होता है क्या, ऐसा नहीं होता है, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, वहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बन जाता है। अब यहाँ पे तुम बोलोगे मैम ये वाला कार्बन अलग अलग 4 ग्रुप हो रहा है, क्या अलग है, ये देखो ये भी सेम, ये भी सेम, ये रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये रहा प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ना इसमें आया ना इसमें आया, अगेन द पाई बॉन्ड ना इसमें आएगा। तो हमारे पास ना ही कोई एसिमेट्रिक कार्बन बन रहा है कि भाई जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो। पाई बॉन्ड वाले ग्रुप वैसे ही हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। तो किस में कितने नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट है, 0। देयर आर 0 ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स। देखो ये सब तो मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी, बट एक्चुअल में तो यही था बस। दिस इज द इन्फॉर्मेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the correct IUPAC name of the given organic compound? Again मैं तो भाई दोबारा स्ट्रक्चर बनाऊंगी, ज़्यादा कोई टाइम लगता है नहीं, मुझे आंसर चाहिए करेक्ट, ठीक है, राइट। अब ये हो गया। अब बताओ किसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, डबल बॉन्ड को या हेलोजन को, किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड को मिलेगी। तो नंबर हमने स्टार्ट किया जैसे 1 2 3 4, करेक्ट। देखो ब्यूटी है हमारे पास, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेंज करनी पड़ती है। तो मान लिया हमने ये कर लिया, अब हमारे पास क्या आ गया है,
हमारे पास नंबरिंग के हिसाब से वही हमारा बन रहा है, और 1 2 एक मिनट अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 ब्रोमो तो किसी है 1 ब्रोमो है, और यहाँ से अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारे पास 3 और 4 आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट नंबर। और अगर मैं नंबरिंग करूँ, चलो इसको तो लिखे रहने देते हैं, अगर मैं नंबरिंग करूँ यहाँ से 1 2 3 4 तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं 1 और 2। डेफिनेटली लोएस्ट सम रूल के हिसाब से हम इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग तो हमें यहीं से करनी पड़ेगी। तो नंबर क्या हमारे पास एज पर अल्फाबेटिकल हमें लिखना होता है, तो क्या बन जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। सबसे पहले हमें क्या करा, हमने लॉन्गेस्ट सम रूल, हमने लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन को सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने नंबरिंग की, नंबरिंग के हिसाब से हमने अल्फाबेटिकली वर्ड को लिखा, जैसे बी कम फर्स्ट तो पहले लिखा, फिर यहाँ पे क्या 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, एम उसके बाद आया है। देखो सम रूल इसका 3 आ रहा था, इसका 7 आ रहा था, बहुत डिफरेंस है, तो हमें यही फॉलो करना पड़ेगा। और अगर ये भी बात करें, एक और चीज़ होती है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, देयर इज अ सिनेरियो ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस ऑल्सो। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस है ना, कि यहाँ पे 1 पहले आ रहा है और फिर 3 आ रहा है, तो ये भी हमारा एक अच्छा केस है कि 1 को हम पहले प्रायोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू 3, राइट। ओके, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। विल मूव टू द नेक्स्ट सम मोर क्वेश्चन। अब तुम बोलोगे मैम आयु पैक के क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, आयु पैक के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, और उस एक क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। मैं जितने ये 30 क्वेश्चन कराऊंगी, थोड़े बहुत मैं तुम्हें होमवर्क के लिए भी दूंगी, वो तुम्हें कर लेने चाहिए। मतलब ये समझो कि अगर इस क्लास की वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो देख रहे हो, तो मान लो अपने 30 के 30 क्वेश्चन पक्के कर लो, हर तरह के बेसिस पे क्वेश्चन के पक्के कर लो। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच पेयर द फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंड। अब मैं एक चीज़ बताऊँ, अब देखो इसमें 8 स्ट्रक्चर है, मैं 8 स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगी, अब मैं पेपर में ही देखूंगी कि मुझे कहाँ पे वो स्टेबल दिख रहा है। हमें बेसिकली यहाँ पे चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ, अगर तुम देख पा रहे हो तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, और कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पर, राइट। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट। तो हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। अब वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर है, बहुत सारे। इट कैन बी स्टेबलाइज बाय एरोमेटिसिटी, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से भी स्टेबलाइज हो सकता है। मैं कोई प्रायोरिटी वाइज नहीं लिख रही हूँ, जो मुझे याद आ रहा है मैं उसके हिसाब से लिख रही हूँ। अपना SPM की रिंग बन जाए तो भी हमारा कार्बोकटाइन स्टेबल है। अगर हमारे पास प्लस आई नेचर वाले इंडक्टिव इफेक्ट हो, राइट, तो उस केसेस में भी हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, हमें बोला है कि फर्स्ट कौन सा स्टेबल है, इसमें से फर्स्ट कौन सा स्टेबल है। अब OMe क्या है, बताओ OMe का नेचर क्या है। OMe 2 नेचर दिखाता है, +M और -I। कौन से क्या दिखाता है, 2 नेचर दिखाता है, +M और -I, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, ये +M नेचर दिखाता है, तो +M नेचर से कार्बोकटाइन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, स्टेबल। अब तुम बोलोगे मैम Me भी दिखाता है, बट Me किससे दिखाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से। जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है दैट इज हायर देन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, तो अपना A स्टेबलाइज हो गया। यहाँ पे A हमारा फर्स्ट वाला स्टेबलाइज हो गया, मतलब A तो आंसर आ रहा है, और ये ऑप्शन हमारे पास किस किस में है, हमारे पास A and C में, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अच्छा कार्बन, अच्छा नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव के लिए क्या होता है यार, नेगेटिव मतलब कार्बन आयन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, सबके सब उल्टे हो जाएंगे।
वैसे नहीं, रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, कार्बेनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, कार्बेनाइन से एरोमेटिसिटी भी हो जाती है स्टेबलाइज, एसपीएम नहीं हो पाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन -H नहीं हो पाता है, ठीक है, -I ग्रुप हो तो हो जाता है। तो अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे NO2 ग्रुप यहाँ अटैच्ड है और ये NO2 कार्बोकैटायन के साथ अटैच्ड है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देखो NO2 का मैं नेचर बता देती हूँ, NO2 क्या है, -M नेचर, काफी स्ट्रॉन्ग -M नेचर। तो वो अच्छा किसके लिए है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, दूसरे कार्बन पे वो डिस्पर्स कर रहा है, तो अच्छा है। पहली एक स्पीशी बेचारी गरीब है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, और उससे कोई और खींचने वाला मिल जाए, जैसे मान लो कोई कोई बहुत ही, जैसे कंपनी में क्या होता है आजकल कि लो क्लास लोग जैसे हो जाते हैं, लो क्लास नहीं बोलूँगी सॉरी, मतलब जो बेसिकली छोटा काम करते हैं, उनसे भी तुम अगर तुम उनकी सैलरी काट लो तो फिर क्या ही तुम हो, है ना। तो वैसे ही कार्बोकैटायन से भी तुम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लो तो फिर क्या ही हो जाएगा, राइट। तो इसमें हमारा फर्स्ट वाला स्टेबल है। अब इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो रहा है बाय +I नेचर, यहाँ पे हो रहा है बाय रेजोनेंस, ऑफ कोर्स ही बात है, रेजोनेंस जीत जाता है, हाईली उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास स्टेबलाइजेशन हो रही है बाय 9 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास है 2 अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी 6 अल्फा हाइड्रोजन प्लस रेजोनेंस, सॉरी हाँ +M नेचर, या फिर हम +R भी बोल सकते हैं उसको। तो अगेन बी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाते हैं A एंड B, A एंड B इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, इनके बारे में देख लेते हैं, इनके बारे में एक बार चेक कर लेते हैं। तो बेसिसिटी है, फॉर बेसिसिटी देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, वी कैन से लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास उसी एटम पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए, रेजोनेंस एरोमेटिसिटी का पार्ट ना हो, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना हो, वो हमारे अच्छे बेसिक बन जाएंगे, ठीक है। तो अब अगेन ये तो 3 स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। Me को ऐसे लिख देते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो एक और चीज़ का बताती हूँ। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ, हाँ बेसिकली क्या है, अब एक और ये मैंने यहाँ पर, तो मान लो ये हमारा P है, ये Q है और ये हमारा R है। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो जो हमारे पास एक कंपाउंड है R, इसको बोलते हैं ब्रिजिंग कंपाउंड। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर को बनाऊँ ना एक्चुअल में, तो इट इज लाइक दिस, ठीक है, ये हमारा पास ब्रिजिंग स्ट्रक्चर है। अब तुम बोलोगे मैम ये सब केसेस में पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में कॉन्जुगेशन हो पा रही है, ठीक है, मान लेते हैं हो पा रही है, बट अगर हम आर की बात करें ना, तो ये जो लोन पेयर है ना, वो यहाँ पे चेंज नहीं हो सकते। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है। जब भी तुम एक पाई बॉन्ड बनाओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज, और sp2 हाइब्रिडाइज होने के लिए बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120, ये कभी 120 हो ही नहीं पाएगा। तो ये लोन पेयर इस केस में, इस R वाले केस में, ड्यू टू द ब्रिजिंग स्ट्रक्चर कैन नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज़्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन मान लो हमारे पास यही है, सबसे बढ़िया तो यही है। अब मान लेते हैं इनकी बात कि हाँ चलो मैम इसमें तो कोई ब्रिजिंग का केस है नहीं, तो ये तो कॉन्जुगेशन में जाके लेस अवेलेबल हो सकते हैं फॉर बेसिसिटी, ठीक है, मान लिया हो भी सकते हैं। बट अगर तुम इस साइड देखो Q स्ट्रक्चर में, अब Q स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन अकर्स। अब क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि मान लो एक समय पे नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ऑक्सीजन को, ये वाला पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ऑक्सीजन को, बट कुछ समय के लिए जब इस तरीके से इस तरफ से हमारा कॉन्जुगेशन हो रहा होगा तो ये रुक जाएगा, मान लो, मतलब एक एजम्पशन मान लो कि भाई 10 सेकंड के लिए रुक गया, तो एज कंपेयर टू दिस एंड दिस कौन ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा,
उसके पास तो क्रॉस कंजुगेशन खेल ही नहीं है, वो तो कंटिन्यूस कंजुगेशन करता चला जाएगा। पर कुछ समय के लिए इसके पास तो लोन पर अवेलेबल रहेंगे, तो सबसे ज़्यादा अवेलेबल उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ये, एंड थर्ड वाला अपना ये। तो स्ट्रक्चर कौन सा हो गया हमारे पास, R देन Q देन P। करेक्ट। देखो एक बार, R Q एंड देन P। ओके, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट। ओ माय गॉड, तौबा तौबा कर दी इसने तो ये स्टेटमेंट बोल के। बट एक बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखो कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट इन जनरल, greater the number of alkyl group attached to a positively charged cation, greater is the hyperconjugation interaction and stabilization of cation। तो हाइपर कंजुगेशन जो हमारा प्रोसेस होता है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन को एक और नाम से भी बोला जाता है, इट इज कॉल्ड एज सिग्मा पाई रेजोनेंस। मतलब बेसिकली जैसे हमारे पास जो 3 इफेक्ट हम क्लास में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, वो क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज थ्रू सिग्मा बॉन्ड। फिर हम पढ़ते हैं रेजोनेंस को, रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ सिग्मा एंड पाई। और इसको एक और नाम से बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। बेसिकली इसमें कोई ऐसे बॉन्ड नहीं बनता है, देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड आफ्टर द रेजोनेंस, या फिर देर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। और हाइपर कॉन्जुगेशन एक परमानेंट इफेक्ट है भाई, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। टेम्परेरी इफेक्ट एक है हमारे पास, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देर इज ओनली वन टेम्परेरी इफेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इन विच एल्कीन is there and a electrophilic reagent is there, उनके बीच में रिएक्शन होना is being told an electromeric effect। तो पहली स्टेटमेंट तो भाई गलत बोल दी है उसने। दूसरी स्टेटमेंट उसने सही बोली है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे कार्बोकेटाइन के साथ, उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। मैं ये स्टेटमेंट बिल्कुल फ्लो चार्ट में लिखती हूँ, मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप attached to carbocation, more number of hyper conjugating structure, more number of alpha hydrogen, hence more stability। तो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट सही है बट फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ये फ्लो चार्ट अगर तुम्हें समझ आएगा तो तुम पहचान पाओगे कि क्या रीजन है। करेक्ट, इज इट करेक्ट? देख लो एक बार, जस्ट चेक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लीस्ट एसिडिक कंपाउंड, चलो अब एक एसिडिटी पे भी देख लेते हैं। सो एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, या हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेट अनायन। ठीक है, acidity is directly proportional on stability of conjugate base। ठीक है, या फिर हम उसको conjugate अनायन भी बोलते हैं। ठीक है, राइट। तो अब एसिडिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें हर एक कंपाउंड में से H+ निकालना है, और वो भी कौन सा, एसिडिक हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन निकालना है? एसिडिक हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन नहीं निकालना है। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब विच इज अटैच्ड टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो फर्स्ट में से पहली मैं हाइड्रोजन निकाल देती हूँ, फिर हम देखेंगे। ये रहा हमारा OET और ये रहा हमारा O-। ठीक है, इसमें से अगर हम बनाएं
कई बार तो बच्चों को ये नहीं समझ आता कि स्ट्रक्चर कैसा बना है। ये है वो स्ट्रक्चर बी, ठीक है। ये हो गया हमारा एक और कार्बन है, ओके, O माइनस सी बी ए and EtO CO. There is one more C नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास आ गए सारे कॉन्जुगेट अनायन। अब हमें चेक करना है कि कौन सा वाला कॉन्जुगेट अनायन स्टेबल है। विच ऑफ द कॉन्जुगेट अनायन इज स्टेबल। तो कॉन्जुगेट अनायन के लिए हमें क्या देखना है कि या तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो या वो बेसिकली कोई उस पर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिखाओ। क्वेश्चन में एक और चीज अगेन गाइज, सबसे पहले मार्क करो कि पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है लीस्ट एसिडिक। लीस्ट एसिडिक, देखो सबसे पहला पॉइंट जज करने का है कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बना है वो कौन से एटम पे बना है। जैसे ओवर हेयर इट इज मेड ऑन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। द ओनली स्पीशी जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है दैट इज ऑन द कार्बन। देखो मैं वैसे आंसर को यहीं ख़त्म कर सकती हूँ, आई कैन फिनिश दिस एट दिस पॉइंट, बट स्टिल हम एक बार देख लेते हैं। इन ऑल थ्री केसेस, और अगर मैं तुम्हें ऑर्डर भी बता दूंगी कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, सो बेसिकली इन ऑल थ्री केसेस देखो ये देखो लीस्ट होने वाला है, दिस इज गोना बी द लीस्ट वन, क्योंकि पहले ही फॉर्मेशन जो नेगेटिव चार्ज का हो रहा है दैट इज ऑन कार्बन, बाकी सब में किस पे है, ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेंस इट कैन स्टेबलाइज बेटर। दूसरा फैक्टर होता है कि इस केस में क्या है, वैसे इस केस में क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, 2 बार रेजोनेंस स्टेबलाइज विथ कार्बन रेजोनेंस स्टेबलाइज, ठीक है। और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप है हमारे पास, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो अगर मैं बात करूँ मोस्ट स्टेबलाइज ग्रुप आ जाएगा हमारा बी, क्योंकि यहाँ पे जब ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है तो वो दूसरा ऑक्सीजन पे ही जा रहा है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस नेगेटिव चार्ज को बियर कर पाएंगे ईजिली, तो बी सबसे ज़्यादा। फिर आ जाता है हमारा सी, क्योंकि यहाँ पे भी जो नेगेटिव चार्ज गया वो ऑक्सीजन पे गया। अब तुम बोलोगे मैम ओ पे क्यों नहीं, वहाँ तो ज़्यादा हो रहा है। बेटा पहली बार वो किस पे जा रहा है, कार्बन पे जा रहा है, यहाँ पे किस पे जा रहा है, ऑक्सीजन पे जा रहा है। ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट कैन बियर दैट नेगेटिव चार्ज इजीली। फिर ए एंड फिर डी। तो हमारा लीस्ट एसिडिक ग्रुप कौन सा होने वाला है, बी, राइट। चलिए, in 3,3-dimethyl hex 1,4-ine there are okay sp2 sp3, हमें sp2 और sp3 कार्बन एटम बताने हैं, है ना। चलो पहले तो ये स्ट्रक्चर बनाओ कि हेक्स 1-ene-4-ine, मतलब हमारा जो वर्ड रूट है दैट इज ऑफ 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम है उसमें। पहले 6 कार्बन एटम की एक चेन बना लो, 1 2 3 4 5 6। उन्होंने बोला 3,3-डाइमेथाइल, 3 मतलब लेट्स से अगर मैं यहाँ से भी करूँ, यहाँ से भी, यहाँ से मान लेती हूँ CH3 1 2 3 4 5 6 मैंने ये मान लिया, और 1 इन है, ओके 1 इन एंड 4 आइन है, ओके ठीक है, मतलब यही स्ट्रक्चर है। देख लो 3,3-डाइमेथाइल हेक्स 1 2 3 4 5 6 1 इन 4 आइन, करेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब हमें पहचानने कितने sp कार्बन और कितने sp2 कार्बन और कितने sp3 कार्बन। ये क्या है, 4 हाइड्रोजन 4 सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया sp3। ये कार्बन 2 पाई बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड रखता है, तो ये कार्बन sp, ये कार्बन sp, ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, ये sp2, ये sp2, क्या सारे हो गए, ये बच गए ना, इनका भी तो गिन है, कार्बन एटम तो ये भी है, दिस इज ऑल्सो sp3, दिस इज ऑल्सो sp3। तो कितने sp3 आ गए, 1 2, सॉरी ये तो sp2, हाँ 1 2 3 4, 4 sp3 आ रहे हैं, 2 sp आ रहे हैं और 2 sp2 आ रहे हैं। चेक करो एक बार, इज इट करेक्ट, सही है बिल्कुल। आगे देख सकते हैं,
हाँ, 4 हमारे पास sp3 है, एक ये वाला, एक ये वाला, 2 और ये 2 sp, 2, हाँ बिल्कुल करेक्ट। चलिए सही है, हर तरह के क्वेश्चन हो रहे हैं ना। The most stable and the least stable carbon radical respectively produced by the homolytic cleavage of the corresponding CH bond. तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या बनाने पड़ेंगे, रेडिकल बनाने पड़ेंगे। तो हमें जैसे इन्होंने ये वाला CH बॉन्ड दे रखा है, इसके साथ जो CH बॉन्ड है ये, इसके साथ जो CH बॉन्ड है ये और ये, इन सभी को ब्रेक करके देखो और हमें मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल बताना है रिस्पेक्टिवली। तो एक बार ये रेडिकल बनाया, ठीक है, ये हाइड्रोजन एक है, इसके बाद एक रेडिकल, ठीक है, राइट, ये मैंने 4 रेडिकल बना लिए। अब मोस्ट स्टेबल रेडिकल कौन सा है, देखो ये जो कार्बन है ये sp कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो ये अच्छा कार्बन नहीं है। अब अगर हम बात करें, एक बार मैं नंबरिंग भी दे दूँ, जैसे ये अपना 1 है, ये अपना 2 है, ये अपना 3 है, ये अपना 4 है, राइट। तो इसमें से अगर हम देख पा रहे हैं तो अपने पास यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला तो बहुत ही, मतलब ये तो कार्बन मान लो sp2 sp3 वाला हो गया, कोई है भी नहीं ग्रुप यहाँ पे। चलो मान लो इसके लिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला जो रेडिकल है अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके साथ बना सकती हूँ, रेजोनेंस स्टेबलाइज करा सकती हूँ, राइट। मतलब अगेन तुम बोलोगे मैं वहाँ पे रेडिकल है, वो रेडिकल हमने सिर्फ दिखाने के लिए बनाया है, हमें तो मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल बताना है। मैं तो सारे बना के दिखा दिए कि कौन सा वाला पॉसिबल होगा। तो ये वाला जो रेडिकल है ये कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड के, ट्रिपल बॉन्ड के, कॉन्जुगेशन विद ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ही बात है, रेजोनेंस स्टेबलाइज तो हमेशा ही कार्बन स्टेबल होंगे, तो अपना सेकंड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो या तो बी है या डी है। अब लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा यार, लीस्ट स्टेबल अपना फर्स्ट ही दे दे, क्योंकि ये जो कार्बन है sp है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। फॉर रेडिकल स्टेबिलिटी, मतलब अगर हम देखे जाए फॉर रेडिकल स्टेबिलिटी हमें क्या चाहिए, वी वांट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो लीस्ट स्टेबल हो गया 1, तो मोस्ट स्टेबल हमारा आ गया सेकेंड, लीस्ट स्टेबल आ गया हमारा 1। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, डेजिग्नेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। एरोमेटिसिटी ऐसा कॉन्सेप्ट है कि मतलब मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, मज़ा आता है उसको सॉल्व करने में। मैं जब भी पढ़ती थी सबसे पहले मैंने एरोमेटिसिटी पढ़ाया था, और अब तक मुझे याद है कि क्या क्या चीज़ें उसमें हम और ऐड की। मतलब जब मैंने पहली बार पढ़ा था तब हो सकता है मैंने 10 में से 6 चीज़ें बताई हो, बट इवेंचुअली इट बिकम 7, 8, 9, 10, आई ऑलमोस्ट नो एवरीथिंग अबाउट एरोमेटिसिटी। तो अगर एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक पूछा है, नॉट एरोमेटिक का मतलब हो जाता है कि वो नॉन की कैटेगरी में हो या एंटी की कैटेगरी हो। वैसे नॉट एरोमेटिक जो होता है ना वो हमारे बेसिकली देख पा रहे हो ना, नॉन एरोमेटिक है, एंटी नहीं, ठीक है, नॉन एरोमेटिक। अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारे पास एक sp3 कार्बन आ जाए या नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाए, ठीक है, वो हमारे नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं। तो पहला आ गया हमारे पास, चलो बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं वही काम करेंगे। हमारे पास पहला आ गया, हम फॉर एरोमेटिसिटी मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ। फॉर एरोमेटिसिटी साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, और ऑल एटम sp2 ऑल कार्बन एटम, ठीक है, डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए, राइट,
और क्या क्या हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए, 4n+2 रूल, राइट। तो पहले की बात करी जाए तो साइक्लिक है, ये नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन में है, बिल्कुल है। sp2 सारे कार्बन बनेंगे, यस। हक्कल रूल फॉलो करता है, 4n+2 = 6, तो n की वैल्यू आ गई 1, फॉलो करता है, तो ये हमारा एरोमेटिक है। इसके आगे लिख देते हैं ए। क्या ये हमारा एरोमेटिक है? देख लेते हैं। अब ये क्या है? हाँ, ये आ गया साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है, वो भी पॉसिबल है, बट हक्कल रूल फॉलो नहीं करता है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। तो हाँ, ये बेसिकली एंटी नॉन एंटी दोनों गिन रहे हैं, एंटी और नॉन, तो ये एंटी हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया? नॉट वाला हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास? ये एक 4 मेंबर रिंग है, साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी हो रहा है और सारे आइटम sp2 हाइब्रिडाइज भी है। 4n+2 रूल लगा के देखे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू 0 आ जाती है, तो ये भी एरोमेटिक है। दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। D की बात करें तो D इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक, ऑल sp2, एरोमेटिक, ठीक है। और इसकी बात करें, हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक, एरोमेटिक, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, डीलोकलाइजेशन, एरोमेटिक। ये कंपाउंड अभी देखो, अब तुम्हें वैसे दिख रहा होगा ये वाला कंपाउंड है, एक बहुत ही अलग कंपाउंड है ये वैसे। इसका नाम है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, राइट। दिस इज साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। तो अब ये क्या है? ये साइक्लिक तुम्हें दिख रहा होगा कि मैम इसमें तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज भी है, डीलोकलाइजेशन भी हो रही है, बट इस स्ट्रक्चर में क्या आ चुका है? इस स्ट्रक्चर में आ चुके 8 पेयर इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2 के हिसाब से n की जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी 3/2। तो मतलब ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट क्या बोला जाता है, इफ़ वी गो बियॉन्ड 6 मेंबर रिंग तो वो स्ट्रक्चर ना नॉन प्लेनर होते हैं। और एक्चुअली में भी ये स्ट्रक्चर कैसे एग्जिस्ट करता है? इट अपीयर लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसे अपीयर करता है। तो ये नॉट एरोमेटिक, इसको हम नॉन एरोमेटिक बोलते हैं, एंटी नहीं। दिस इज नॉन एरोमेटिक, तो ये हमारा नहीं है। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं है, और यहाँ पे हमारा पॉसिबल है। तो ए कौन सा हो गया? A C D E and H aromatic, B F and G not aromatic। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या बन जाता है? A बन जाता है, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। अगेन आ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाइज कह रहा है कि ऑन नाइट्रेशन ऑफ एमजाइलिन, पहले तो तुम्हें एमजाइलिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि भाई एमजाइलिन है क्या। अब एमजाइलिन इज लाइक अ कॉमन नेम। किसका कॉमन नेम है? कॉमन नेम किसका है? दिस इज मेटा मिथाइल टॉलुइन, दिस इज आर एमजाइलिन, ओके। On nitration of emxylene with HNO3 H2SO4 followed by oxidation 4-nitrobenzene 1,3-dicarboxylic acid obtained as a major product। तो अगर मैं इसको पहले HNO3 और H2SO4 के साथ डील करूं तो HNO3 H2SO4 क्या करता है? नाइट्रेशन करता है, ठीक है। नाइट्रेशन ऑफ किसका? NO2 ग्रुप, जहाँ पे विच इज एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ओके। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, करेक्ट। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये क्या करेगा? ये कहाँ आना पड़ेगा? दोनों ही हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दोनों ही हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये बना रहा है 1,3-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 4-नाइट्रोबेंजीन 1,3-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, अब तुम बोलोगे अब ये दोनों जो ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है,
दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर। तो यहाँ पे अटैचमेंट हो सकता था नाइट्रो का यहाँ पे, बट अब इवेंचुअली क्या है कि यहाँ पे करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगी। तो हमारा जो NO2 का अटैचमेंट होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए rather than in between two CH3 group. तो दिस इज 4 नाइट्रो बेंजीन 1,3 वो ही हो जाएगा मतलब, ठीक है। अब उन्होंने बोला ऑक्सीडेशन कराया, तो ऑक्सीडेशन कराने पे हमारे दोनों CH3 ग्रुप किस में बदल जाएंगे, COH में बदल जाएंगे। एक मिनट चेक करो सही आएगा ये, और एक बार दूसरा ग्रुप भी देख लेते हैं। ऑर्थोपैराडाइटिंग ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इन द लाइट ऑफ, हाँ सही तो है, स्टेटमेंट 2 भी सही है हमारी, प्रोडक्ट तो सही बन रहे हैं। हाँ दोनों ही स्टेटमेंट सही है ना नाइट्रेशन करने के बाद। हाँ नॉट पॉसिबल हेयर बिकॉज अगेन द स्टेरिक हिंड्रेंस विल बी कॉज, तो पैरा पे अटैच होता है। फर्दर ऑक्सीडेशन कराने पे जो जितने भी हाइड्रोजन होते हैं इस कार्बन पे वो सब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, राइट। तो ये हो चुका है। और CH3 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो मेटा डायरेक्टिंग हो जाते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू। दोनों स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके। इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्वेश्चन है। अब ये देखो, इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज इज अ थिन फिल्म ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन द इनर्ट सपोर्ट। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल, तो हमें इनका भी ध्यान रखना है। थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन भी ट्राई करते रहने चाहिए। तो एक बार दोनों स्टेटमेंट देख लेते हैं। सो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज इज अ थिन फिल्म ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन देयर इनर्ट सपोर्ट, दैट इज ट्रू। मतलब जो होता है जो सेपरेशन होता है दो कंपोनेंट के बीच में, इट इज़ थ्रू अ लिक्विड फेज, क्योंकि पार्टीशन फ्रीक्वेंसी में हम वही देखते हैं। और लिक्विड जो प्रेजेंट होता है हमारे पास वो बेसिकली एक फिल्म ही रहता है विच इज़ लाइक अ सॉलिबिलिटी बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड द बॉयल फेज। तो हमारे पास थिन फिल्म ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड एज स्टेशनरी। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में द मटेरियल ऑफ पेपर एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज, नो ये गलत है। दैट इज व्हाट इट इज अ मोबाइल फेज। It is not a stationary phase, it is support to the stationary layer. It is support to the stationary layer. तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी फॉल्स है, ठीक है। चलिए मार्क कीजिए इसे एक बार और फिर अपना आगे बढ़ते हैं। हाँ, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द फॉलोइंग। सो न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमें देखना है। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग, राइट। और दीज आर न्यूक्लियस लविंग, राइट। और हम इसको बोल सकते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अटैक्स ऑन इलेक्ट्रोफाइल, ओके। तीसरी पॉइंट लिख सकते हैं कि दे कैन बी ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रल इन नेचर, ओके। तो हमें देखना है कि किन किन के पास, अब हम कैसे पहचान सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या NH3 हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर पा रहा है? यस बिल्कुल कर पा रहा है। उसके पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है डोनेट करने के लिए, ठीक है। तो NH3 के इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं। फिनाइल के पास इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, वो भी एक्ट कर रहा है। 1 2 सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, दे डजंट हैव
तो बेसिकली 1 2 3 4 5 हो गए, 5 न्यूक्लियोफाइल्स. जस्ट चेक. राइट, there are 5 nucleophiles. Okay. Now we need to find out कि कौन सा आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैं एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. ठीक है. स्टेटमेंट 1 में हमारे पास बोल दिया गया है कि एक साइक्लिक कंपाउंड है. 1 2 3 4 5 6 रिंग आइसोमर्स बनते हैं ना. हाँ. हाउ मेनी कार्बन एटम डू वी हैव? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 2 7 2 9 2 11 12. 3 4 5 6 7 8 9 12. हाँ, दीज आर आइसोमेरिक इन नेचर. और आइसोमेरिक है क्योंकि देखो 1 रिंग इज इक्वल टू 1 पेयर ऑफ पाई बॉन्ड ऑल्सो. तो ये पता है कौन सा होता है? इसको बेसिकली हमारा रिंग आइसोमर बोला जाता है. तो दोनों आइसोमेरिक, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चरल आइसोमर है ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है. अब दूसरे में बोल दिया गया है कि हमारे पास अमीन ग्रुप है. तो ये एक बेसिकली प्राइमरी अमीन हो गया, सेकेंडरी अमीन हो गया. तो ये फंक्शन ग्रुप आइसोमर थोड़ी हुआ है. ये तो बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन आइसोमर्स. दिस आर पोजीशन आइसोमर. इसमें नाइट्रोजन की पोजीशन ही तो बदली है, फंक्शन ग्रुप थोड़ी बदल गया है. अमाइड से अमीन होता, अमाइड अमीन होता तो बात भी होती, बट उसमें भी फिर हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग हो जाता है. तो दे आर डिफरेंट. एक मिनट. फंक्शन ग्रुप आइसोमर हो सकता है क्या प्राइमरी अमीन एंड सेकेंडरी अमीन आर फंक्शन ग्रुप आइसोमर? दिस इज जस्ट द पोजीशन. नो, द डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स आर नॉट प्रेजेंट. क्या हम 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन को डिफरेंट फंक्शन ग्रुप मानते हैं? नहीं यार. फंक्शन ग्रुप अलग कैसे हुआ? प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन तो हुआ. तो वंस इसमें यही होना चाहिए. दे आर 1 डिग्री अमीन and they are 2 degree amine. 1 degree amine and 2 degree amine are not functional isomers. Let me check. Actually they can be treated as functional isomers. Yes, they can be treated. Positional भी तो बोल सकते हैं बट इसे. So अगर same molecular formula है but different connectivity तो ये functional isomer बन सकते हैं. Yes, actually both are true. One is also true and second is also true. Correct है दोनों. Right? Correct है. The correct stability of the carbocation. जल्दी से stability पहचान लो. अब क्या देखना है? पहले वाले में resonance, रेस रेजोनेंस. ठीक है. एरोमेटिसिटी, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन. तो कौन सा वाला बढ़िया होता है, रेजोनेंस वाला या एरोमेटिसिटी वाला? C then A then B then D. C A B D. चेक करो एक बार सबके सब. एरोमेटिसिटी वाला ज़्यादा बढ़िया होगा ना, राइट? चलिए, D ऑप्शन इज द करेक्ट. OCS3 and NHCOCS3 are activating group. CN and OH are meta directing group. हमें बेसिक activating groups act as ortho and para directing groups. Halides are activating groups. हाँ, तो हमें ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब हम पढ़ते हैं, when we read इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हमारे पास 2 तरह के ग्रुप आते हैं. एक होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. ठीक है, ये दोनों ग्रुप आते हैं. और हमें देखना है कि OCS3 एंड NHCOCS3 इज एक्टिवेटिंग ग्रुप. बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे, द वन विच हैव इलेक्ट्रॉन डोनेशन थ्रू लोन पेयर, जिनके पास लोन पेयर है और बेसिकली जिनके पास पाई बॉन्ड है जुड़ा हुआ,
वो हमारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ये डीएक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को, और ये एक्टिवेट करते हैं हमारे बेंजीन रिंग को। तो OCH3 और NHCOCH3 हमारे हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। दीज आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो ए तो करेक्ट है। CN एंड OH आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। यार CN तो मेटा डायरेक्टिंग है, बट OH ऑर्थो डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा, तो ये गलत हो जाता है। CN एंड SO3 आर मेटा डायरेक्टिंग, ये बिल्कुल है। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एक्ट एज एन ऑर्थो पैरा, अभी बता दिया मैंने। हेलाइट्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप। अभी ये देखो हेलाइट्स की जो कंडीशन है ना, हेलाइट्स आर बेसिकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। हेलाइट्स जो होते हैं, हेलाइट्स आर कंसिडर टू बी डीएक्टिवेटिंग, बट इनका कंडीशन क्या होता है, ये प्लस एम नीचे दिखाते हैं जब रिंग के साथ अटैच होते हैं, तो अटैचमेंट ऑर्थो पैरा ही करते हैं। बोला डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ही जाता है इसे, तो A, C and D इज दी करेक्ट ऑप्शन है। जल्दी से मार्क करो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन फ्रॉम द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल। कार्बोकेटाइन वाला क्वेश्चन कर लोगे? हाँ, इसके बताओ, ये क्वेश्चन करते हैं। देखो ये तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर ही लिए हैं, अब तुम देख लेना एक बार इसको देख लेते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन मॉलिक्यूल। कितने नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर पॉसिबल है? पहले तो देखो स्टीरियोजेनिक सेंटर और कायरल कार्बन देख लो। देखो यहाँ पे हमारे पास एक ये कार्बन कायरल है ना, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, और ये वाला हमारा स्टीरियोजेनिक सेंटर है, GI शो करेगा ना, सिस एंड ट्रांस बनाएगा, और ये हमारा वो दिखा सकता है RNS। तो अगर हमारे पास कंपाउंड, ये कंपाउंड कैसा सा है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल इन नेचर, हाँ, और 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो N हमारा क्या हो जाएगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो ये क्या हो जाता है हमारा 2 की पावर 2। तो बेसिकली दे आर 4 स्टीरियोआइसोमर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, राइट। चलिए अब आगे के थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को घर पे ट्राई करने हैं। ये क्वेश्चन ऐसे है कि बेसिकली हमने थोड़े एक्स्ट्रा मैंने मार्क करवाए थे, ये आप लोग फटाफट से ट्राई कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा भी दिए, तो ये सभी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, एंड जल्द से जल्द अपनी GOC को स्ट्रॉन्ग करना है इन द सेंस कि आपको अच्छे से उसको करना है। हमने कुछ क्वेश्चंस को ऐसे भी सॉल्व किया कि मतलब जैसे बेसिकली ऑल दो कार्बोकेटाइन का कितना ज़्यादा हम सॉल्व कर ही चुके थे, तो ये सब उसमें भी पार्ट है, ठीक है। चलिए, ऑल 30 क्वेश्चंस हैव बीन सॉल्व्ड। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।